सुमल की आंख 10 बजे के करीब खुली थी। वो कुछ लम्हे के लिए भूल चुकी थी कि इस वक्त कहाँ पर है, मगर जैसे ही उसकी नज़र सामने चकमकाती अमान शराजी की तस्वीर पर पड़ी, उसका चेहरे के नकुश नफूवत से तन गए थे। आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन में रात को गुजरे मनाजिर उजागर होने लगे थे। उसने अमान शराजी के सामने क्या हरकतें की थी, वो सब उसके तसव्वुर के पर्दे पे आन ठहरी थी। सुमल का चेहरा शर्म के मारे लाल हुआ था। मैं बार बार उस शख्स के करीब क्यों हो रही थी? क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में? सुमल खुद को कोसते बेड से उठी थी। वो अभी तक अपने उरूसी लिबास में ही मलबूस थी, जिसका दुपट्टा उसने खुद ही उतार कर सोफे पर रखा था, जब उसी लम्हे दरवाज़ा खोलकर कोई मुलाजमा अंदर आई थी। बीबी साईं, आपके लिए कपड़े निकाल दूँ? मुलाजमा ने सर झुकाए पूछा था। जब अपनी गलती पर शर्मिंदा होती सुमल अपना गुस्सा उसी पे निकालने लगी थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सुमल ने अमान शराजी का गुस्सा उसकी मुलाजमा पर निकालते पास पड़ा डेकोरेशन पीस उठाकर अमान शराजी की दीवार की एक तस्वीर पर तीर मारा था। तस्वीर का फ्रेम ऐन अमान शराजी के सीने के मुकाम पर चकनाचूर हुआ था, जबकि सुमल का निशाना उसके चेहरे पर था। मुलाजमा घबरा कर पीछे हटी थी। उसकी ये नई मालकिन तो उसके मालिक से भी ज्यादा खूंखार लगी थी उसे। मुलाजमा जल्दी से रूम से निकल आई थी, जबकि सुमल जो अपने ही ध्यान में आगे बढ़ी थी, अचानक उसके पैर में कोई नुकीली शय चुभी थी। उसके होंठों से कराह निकली थी। उसका अपना ही तोड़ा गया शीशे का टुकड़ा उसके पैर में चुभा था। उसके पैर से खून निकलना शुरू हो चुका था। क्या मुसीबत है? सोमल खान अफरीदी को इतनी ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त करने की आदत नहीं थी। वो अपने पैर से निकलता खून देख अजियत के मारे रो दी थी। जब उसी लम्हे दो आहनी मजबूत बाहों ने उसे अपने हिसार में लेते ऊपर उठा लिया था। अमान शराजी रूम में कब आया था सुमल को पता ही नहीं चला था। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अमान पर नज़र पड़ते ही सोमल तब उठी थी। तो अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि रहना तो तुम्हें अब मेरे करीब ही होगा। अमान शराजी संजीदगी से बोलता उसे बेड पर बिठा गया था। सोमल ने बेड से उठना चाहा था, मगर अमान उसके सामने बैठता उसकी राह रोक गया था। मेरे नाम का अरूसी लिबास इतना पसंद आ गया है कि उसे तब्दील करने का भी दिल नहीं चाह रहा तुम्हारा। उसके हसीन सरापे पर बेबाक निगाह डालते अमान उसे खुद में सिमटने पर मजबूर कर गया था। अमान ने धीरे से उसके दुधिया गुदाज पैर को छुआ था, जिसमें अभी भी उसकी दी गई पायल मौजूद थी। नफरत से भी अगर ऊपर का कोई जज्बा है तो उस लम्हे वो महसूस कर रही हूँ मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में। कल से अब तक मुसलसल अजियत बर्दाश्त कर रही हूँ, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। ऐसी सज़ा दिलवाऊंगी तुम्हें कि सारी ज़िंदगी याद रखोगे। सुमल उसकी गिरफ्त से अपना पैर आज़ाद करवाना चाहा था, मगर वो उसका पैर मजबूती से थामे उसका मुआयना कर रहा था। कांच का टुकड़ा उसके पैर में खुबा नहीं था, वो निकल चुका था। साइड दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकालते मन पूरी तवज्जो से उसकी बैंडेज कर रहा था। सोमल ने उसके वजिया चेहरे और स्याही माइल अनाबी लबों पे सजीव मूंछों को घूरा था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि यूनानी देवताओं जैसा हुस्न का मालिक ये शख्स दिखने वालों को पहली नज़र में ही अपना गर्विता बनाने की सलाहियत रखता था। और सुमल का तो अब उस शख्स से बहुत गहरा रिश्ता जुड़ चुका था। वह जब भी नज़र भरकर अमान की जानिब देखती थी, उसका दिल जोर से धड़क उठता था। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सोमल ने एकदम घबराते अपनी निगाहों का रुख मोड़ लिया था। उसकी जानिब ना देखते हुए भी अमान शराजी उसकी हरकत नोट करता मुस्कुरा दिया था। देखने से इतनी घबरा रही हो, जब मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओगी तो उस दिन क्या करोगी? अमान शराजी उसके पैर की बैंडेज करता उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर चुका था। उसकी बात पर सोमल ने निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा था। ऐसा दिन कभी भी नहीं आएगा। सोमल ने फौरन नफ़ी में सर हिलाते कहा था। देख लेते हैं। अमान ने उसकी गर्दन को अपने शिकंजे में लेते उसे अपने करीब करते उसके कान में सरगोशी करते चैलेंज किया था। मैं मर जाऊंगी मगर तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करूंगी। सोमल को उसकी बात शदीद गुस्सा दिला गई थी। मगर मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत में मर मिटते देखने के लिए जी जान से मुंतज़िर हूँ। उसके माथे पे अपने होंठों का लम्स छोड़ता वो सोमल के पास से उठ गया था, जबकि सोमल साकत सी अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई थी। उसके मखमूर से लहजे में छुपा अजीब सा एहसास सोमल को बेचैन कर गया था। तो क्या ये शख्स अब अपनी नफ़रत का खेल मोहब्बत के लिबादे में ओढ़ कर खेलना चाहता था उससे? नफ़रत से डसा शख्स फिर भी बच जाया करता था, मगर मोहब्बत का डसा दोबारा जीने के काबिल नहीं रहता। सोमल ने सोच लिया था कि वो अब उस शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा नज़रअंदाज करेगी और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से फ़रार होने की कोशिश करेगी। उसका इस शख्स के करीब रहना उसके लिए हर लिहाज से ख़तरनाक था। अलमश 2 दिन तक हॉस्पिटल जाना तो दूर, ना तो रूम से बाहर निकली थी और ना उसने किसी से बात की थी। साजिदा दरवाज़ा नॉक कर करके थक चुकी थी।
مگر الماش نے اپنی قسم نہیں توڑی تھی۔ پورے 2 دن بعد جا کر وہ خود کو سنبھال پائی تھی۔ اس دیوانی لڑکی کو ابھی بھی یہی بات کھائی جا رہی تھی کہ عباد بلوچ اسے غلط سمجھ رہا تھا۔ عباد اس کے ساتھ زبردستی نکاح کیا تھا۔ اسے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، بلکہ اسے یہی لگ رہا تھا کہ شاید یہ اس کی دعاؤں کا ثمر تھا کہ اس کے پروردگار نے اس کے لیے ناممکن شے کو اتنا آسان بنا دیا تھا۔ الماش کی بچی، 2 دن سے تم نے میری جان سولی پر لٹکا رکھی ہے اور اب اتنے آرام سے مجھ سے ملے ہاسپٹل کے لیے نکل پڑی ہوں۔ تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ سائدہ کو اپنی چھوٹی بہن سے الماش کے ہاسپٹل جانے کی خبر ہوئی تھی۔ جب وہ تیز قدموں کے ساتھ بھاگتے اس تک پہنچتی، اسے بیچ راستے میں ہی روک گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ہاسپٹل نہیں جا سکی، اور نہ تمہاری الٹی سیدھی باتیں سننا چاہتی تھی، اس لیے دروازہ نہیں کھولا۔ اب جانے دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ الماشو سے نگاہیں چراتی جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ 1 منٹ، میری طرف دیکھو ذرا، تمہاری رنگت اتنی لال کیوں ہو رہی ہے؟ تم جانتی ہو مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتی تم، سچ سچ بتاؤ مجھے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ساجدہ اسے تھام کر وہیں ریت کے ایک ٹیلے پر آن بیٹھی تھی۔ ساجدہ اس کے بچپن کے دوست، اس کی رگ رگ سے واقف تھے۔ ساجدہ سے کچھ بھی چھپانا الماش کے لیے مشکل تھا۔ الماش ایک گہری سانس ہوا میں خارج کرتی اس کا ہاتھ تھامتے کامتے لہجے میں اسے ساری بات بتاتی چلی گئی تھی۔ جو سنتے ساجدہ حیرت و بے یقینی کا پتلا بنی آنکھیں پھاڑے اسے گھورتی چلی گئی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، ساجدہ یقین نہیں کر پائی تھی۔ ساجدہ ہوش میں آؤ۔ الماش نے اسے چٹکی کاٹی تھی۔ وہ اکڑو مغرور غسیلا اور گھمنڈی انسان تم سے نکاح کر چکا ہے تو مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ ساجدہ ابھی بے یقین تھی۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، منہ توڑ دوں گی میں تمہارا۔ الماش کو بات کے لیے استعمال کیے گئے اس کے الفاظ بالکل بھی پسند نہیں آئے تھے۔ بے وقوف لڑکی، اس نے تمہیں سزا دی ہے اور تم خوش ہو رہی ہو۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے اس نکاح کا؟ اگر عباد بلوچ نے بعد میں اس نکاح کو ماننے سے انکار کر دیا تو کیا کرو گی؟ ساجدہ نے الماش کی بے پناہ خوشی دیکھ اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ مجھے پورا یقین ہے اپنی محبت کی طاقت پر، وہ مجھے کبھی رسوا نہیں کرے گی۔ الماش کو پورا یقین تھا عباد بلوچ پر۔ پہلے سنا تھا صرف کہ محبت اندھی ہوتی ہے، آج دیکھ بھی لیا۔ ساجدہ افسوس میں سر ہلاتے بولی تھی، جس پر الماش اسے گھورتی ہاسپٹل کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حمیرہ کی مہندی ہے آج، ٹائم پر آ جانا، بہت سخت ناراض ہے تم سے۔ ساجدہ نے دور جاتے الماش کو پیچھے سے ہانک لگائی تھی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتی آگے بڑھ گئی تھی۔ الماش کے ہونٹوں سے سارا دن مسکراہٹ غائب نہیں ہو پائی تھی۔ اس کی یک طرفہ محبت کو ایک منزل مل چکی تھی، جس کے لیے اس نے امان شیرازی کو بھی بہت ساری دعائیں دے ڈالی تھیں۔ الماش ساجدہ کے کہے کے مطابق آج ہاسپٹل سے جلدی واپس آ گئی تھی، اور اس وقت نہایت ہی خوبصورت سے یلو کلر کے فراک میں پھولوں کے گجرے اور کانوں میں پھولوں کی بالیاں پہنے وہ آسمان سے اتری کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے وہ ہمیشہ سادہ سے حلیے میں ہی رہی تھی، اتنا تیار وہ کبھی نہیں ہوئی تھی، مگر آج تو اس کی خوشیاں ہی عروج پر تھیں۔ عباد بلوچ نے ایک بار بھی واپس پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی تھی، جس بات پر اداس ہوئے بغیر وہ صرف اسی بات پہ خوش تھی کہ عباد بلوچ پر سب سے زیادہ اسی کا حق تھا، وہ اس کی بیوی تھی۔ یہ خیال ہی اتنا خوبصورت تھا کہ باقی تمام اذیت ناک سوچیں بہت پیچھے رہ جاتی تھیں۔ الماش ساجدہ کے ساتھ شادی والے گھر آئی تھی، جہاں صحن کے بیچوں بیچ ڈھول کے رکھے مہندی میں آئی خواتین۔ الماش آج اپنی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہاں مجھے تمام خواتین نے اس کی تعریف کرتے چہرے پر آئی اس چمک کا راز پوچھتے چھیڑا تھا۔ وہ سب لوگ ہی الماش کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ساجدہ، الماش تم لوگوں کو پتہ ہے بہت جلد گاؤں میں رونق لگنے والی ہے۔ الماش ساجدہ کے ساتھ کھڑی تھی جب ان کے ایک دوست نے پرجوش انداز میں آتے انہیں مخاطب کیا تھا۔ نہیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ، تم بتا دو۔ الماش نے اس کی خوشی دیکھ جلدی سے پوچھا تھا۔ عباد بلوچ کی شادی ان کی کزن سے طے ہو گئی ہے، اگلے ہفتے شادی ہے ان کی، پھر سے گاؤں میں جشن شروع ہونے والے ہیں، بہت زیادہ مزہ آئے گا، وہ بول رہی تھی جبکہ الماش کو زمین پیروں تلے سے کھسکتی محسوس ہوئی تھی۔ ساجدہ نے بھی فکر مندی سے اس کی دھواں دھواں ہوتی صورت کو دیکھا تھا۔ الماش مزید وہاں نہیں کھڑی رہ پائی تھی، ساجدہ کے روکنے کے باوجود وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ الماش کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے دل میں نکیلا خنجر بو دیا ہو۔ وہ جانتی تھی یہ بات کہ عباد بلوچ اس کا کبھی نہیں ہو سکتا تھا، اور نہ ہی وہ اتنی اونچی حیثیت رکھتی تھی، مگر یہ دل نادان کیا کرتا جو کہ برداشت ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ الماش اپنے دھیان میں روتی ہوئی گھروں سے باہر لگی اسٹریٹ لائٹس میں جلتی جا رہی تھی۔ سب گاؤں والے اس وقت شادی والے گھر میں جمع تھے، اس طرف کی ساری سائڈ سنسان پڑی تھی۔ جب الماش کی نگاہ دور کھڑی گاڑی پہ پڑی تھی، الماش اپنی جگہ تھم سی گئی تھی، گاڑی کی لائٹس بار بار آن آف ہو رہی تھی۔
الماش نے دھندلائی آنکھوں سے گاڑی کی جانب بیٹھے انسان کو دیکھنا چاہا تھا، مگر دیکھ نہیں پائی تھی جب وہ گاڑی ایک دم سے اس کے قریب آن رکے تھے، جس میں سے نکلتے شخص کو دیکھ الماش اپنی جگہ پر ساکت ہوئی تھی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ فائقہ بھی وہاں آ چکی تھی۔ یہ ساول نے نہیں بتایا تمہیں؟ اسامہ نے کافی پیتے فائقہ کی جالس پڑتی صورت کو طنزیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ نہیں، فائقہ بمشکل بول پائی تھی۔ یا تو تم اب اس کے لیے اتنی اہم نہیں رہی کہ وہ تمہیں کوئی بتائے، یا پھر یہ لڑکی اتنی اہم نہیں ہے ابھی اس کے لیے کہ وہ کسی کو بھی اس بارے میں بتائے۔ اسامہ معنی خیزی سے جواب دیتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس بات کا جواب وہ ابھی خود بھی ٹھیک سے نہیں جانتا تھا، مگر فائقہ کو وہ ایک نئی کشمکش میں ڈال گیا تھا۔ ویسے یہ ساول خان افریدی کے پیچھے بھاگنے کے بجائے تمہیں اس وقت اپنے فیونسی کے پاس جانا چاہیے۔ بیچارہ وہاں اکیلا بیٹھا کافی بیوقوف لگ رہا ہے۔ ایک بار پھر اس کے قریب آ کر بلاول کی جانب اشارہ کرتے اسامہ اس کا مذاق اڑانے سے باز نہیں آیا تھا۔ فائقہ نے گھور کر اسے دیکھا تھا، مگر تب تک اسامہ وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ ساول بنا کچھ بولے اسے پارکنگ تک لا کر سرد و سپاٹ تاثرات کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ منال نے اپنی مٹھی سختی سے میچ رکھی تھی۔ وہ اپنا زخم اس کے سامنے نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ پورا راستہ دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ منال اس کی جانب سے رخ موڑے بیٹھی اپنی مٹھی کو جتنا دبا سکتی تھی دباتے اپنی ضد کو مزید بڑھا رہی تھی۔ مگر یہ تکلیف اب بھی اس تکلیف سے کم تھی جو فائقہ کو یہ ساول کے گلے لگے دیکھ کر ہوئی تھی اسے۔ فائقہ میری ایکس فیونسی ہے، یہ ساول کی گمگیر آواز گاڑی میں گونجی تھی۔ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ کو اس کی جانب واپس لوٹ جانا چاہیے، ایسی محبت روز روز نہیں ملتی۔ منال ایک ہی سانس میں بولتے اسے بہترین مشورے سے نواز گئی تھی، مگر اپنے اندر کے اضطراب کو کم کرنے کے لیے اس نے سامنے رکھی پانی کی بوتل کو ہونٹوں سے لگایا تھا۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، سچی اور بے لوث محبت روز روز تھوڑی نہ ملتی ہے۔ یہ ساول نے اس کی بات کو اپنے الفاظ میں دہراتے اسے تائید کی تھی، مگر منال کا دل اس کی بات پر ڈوب کر ابھرا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں ٹھہرے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے چہرہ جھکا لیا تھا۔ جب اسی لمحے باہر بادل زور سے گرجے تھے، منال اتنی خوفناک آواز پر سمٹ کے یہ ساول کے کندھے سے جا لگے تھے۔ اٹس اوکے، یہ ساول نے ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتے دوسرے ہاتھ سے اس کے گرد اپنے بازو کا مضبوط حصار قائم کیا تھا۔ وہ لوگ گھر کے کافی قریب پہنچ چکے تھے، جس کی وجہ سے یہ ساول نے گاڑی کی رفتار مزید سلو کر دی تھی۔ اسے منال کا اپنے سینے پر محسوس ہوتا نرم گرم لمس بہت اچھا لگ رہا تھا۔ منال نے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا تھا جب اسی لمحے دوبارہ بادل پہلے سے بھی زیادہ زور سے گرجے تھے۔ منال دور ہونے کے بجائے مزید اس کے سینے میں سمٹ آئی تھی۔ یہ ساول خان افریدی کے ہونٹوں پہ دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ مطلب آج تک اس کا رب بھی اس کے ساتھ تھا، جو وہ چاہ رہا تھا بنا مانگے ہی اسے مل رہا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ یہ ساول نے گاڑی جیسے ہی گھر کے اندر آن روکی، منال جلدی سے اس کے حصار سے نکلی تھی، مگر اس کے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی یہ ساول اسے کھینچ کر اپنے سے قریب تر کر گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اتنا عجیب بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ کبھی کسی کی ذرا سے بھی پرواہ نہ کرنے والا شخص منال کا تھوڑی دیر کے لیے اگنور کرنا بھی برداشت نہیں کر پایا تھا۔ ایک امپلائی کو اپنے باس کے ساتھ ایسا ہی بیہیو کرنا چاہیے سر۔ منال نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس وقت تم امپلائی نہیں ہو میری۔ یہ ساول اس کے بالوں کی گدی کو اپنی گرفت میں لیتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب تر کیا تھا۔ تو پھر کیا ہوں آپ کی؟ منال اس سے دور ہوئے بغیر اس کے خوبرو چہرے کی جانب دیکھتے آنچ دیتے لہجے میں بولی تھی۔ یہ ساول خان افریدی کے گرم سانسیں اس کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے دیوانہ وار نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کا ہوتے ہوئے بھی اس کی پہنچ سے بہت زیادہ دور تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بےحد قریب بھول چکے تھے کہ اس وقت وہ برستی بارش اور بادلوں کی گرج کے بیچ گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ آپ کے پاس میرے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے سر، اور نہ ہی میں آپ سے ایسا کوئی سوال کرنے کا حق رکھتی ہوں۔ میری اس گستاخی کو معاف کر دیجیے گا۔ اس کی گرفت سے اپنے آپ کو آزاد کرواتے منال گاڑی کا دروازہ کھولتے نکل گئی تھی، جبکہ یہ ساول ایک زوردار موقع بنا کر اسٹیئرنگ پر مارتا غصے سے بھر گیا تھا۔ وہ ایک بار ایسے رشتے میں دھوکہ کھا چکا تھا، دوبارہ خود کو کسی لڑکے کے قریب نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، مگر منال کے حوالے سے اس کا دل اس کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جس دن سے اس نے منال کو دیکھا تھا اس کا دل اس کا نہیں رہا تھا۔ یہ لڑکی آہستہ آہستہ اس کے دل و دماغ میں حاوی ہوتی، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو مفلوج کر رہی تھی۔ وہ جب بھی اسے خود سے دور بھیجنے کی بات کرتا تھا اس کا دل بے چین ہو اٹھتا تھا۔ اس لڑکی کا ذرا سا نظر انداز کرنا اس کی طبیعت پر گراں گزرتا تھا۔ ایسا فائقہ کے ایک ٹائم کبھی نہیں ہوا تھا اس کے ساتھ۔ وہ نہ جانے کتنے ہی دن فائقہ سے ملے بغیر گزار دیتا تھا،
परवाह भी कभी नहीं हुई थी, मगर मिराल का पार्टी में थोड़ी देर के लिए लेट होना उसे बेचैन कर गया था। ये सावल खान अफरीदी अपनी कैफियत समझकर भी अनजान बनना चाहता था। फ़ाइका और उसने एक दूसरे के रिश्ते को मोहब्बत का नाम तो दे दिया था, मगर ये सावल को महसूस हो रहा था कि उसे असल मोहब्बत तो अब हो रही थी। ये छोटी सी लड़की उसे घुमा कर रख गई थी। ये सावल कितनी ही देर गाड़ी में बैठे रहने के बाद अंदर की जानिब बढ़ा था, जहाँ मौजूद आमना बेगम को देख उसे खुशगवार हैरत हुई थी, मगर साथ ही उनके सीने से लग कर रोती मिराल को देख वो ठंडा सांस भर कर रह गया था। कैसी हैं आप? दुबई से कब वापस आई हैं आप? उनके सामने सोफे पर बड़ा जमान होते उसने आमना बेगम से पूछते उनकी आगोश में छुपती अपनी बीवी को घूरा था। अल्हम्दुलिल्लाह कल ही वापस आई हूँ, तो सोचा पहली फुर्सत में ही जाकर अपनी अमानत तुमसे वापस ले आऊँ। आमना बेगम ने उसके तासुरात का बगौर जायज़ा लेते उस पर बम फोड़ा था। वो ये तो भूल ही गया था कि मिराल उसके पास आमना बेगम की अमानत थी। मैं अपनी चीज़ें लेकर आती हूँ। मिराल बिना ये सावल से कुछ पूछे आमना बेगम को मुखातिब करती उसे साफ नज़रअंदाज कर गई थी। सावल ने मुठियाँ भींच कर उस लड़की की इन फुर्तियों को देखा था, जो आमना बेगम के सर हिलाने पर अपने रूम की जानिब बढ़ गई थी। क्यों आई हैं आप यहाँ? ये सावल ने मिराल के जाते ही उन्हें कड़े तेवरों से घूरा था, जो उसकी हालत से महफूज होती मुस्कुराती थी। अपनी अमानत वापस लेने। आमना बेगम ने अपनी बात वापस से दोहराई थी। वो अब मेरी बीवी है, आप उसे नहीं लेकर जा सकती। ये सावल ने दो टोक जवाब दिया था। ये बात उस बेचारी के सामने बोल देते तो तुम्हारी अकड़ में कमी नहीं आनी थी। आमना बेगम अपने भांजे की इन्हीं आतों की वजह से तंग थी। उसके सामने भी बोल दूंगा। अब आप जाएं यहाँ से, और जब तक मेरे और मेरी बीवी के दरमियान मामला सेट नहीं हो जाते, इस घर में आने से इज्तनाब बरतने की कोशिश कीजिएगा। सावल ने नहायत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ उन्हें दोबारा अपने घर आने से मना कर दिया था, जिस पर उन्होंने ठीक ठाक घुरी से नवाजा था उसे। पहले अमान और अब ये सावल, आमना बेगम उन दोनों की एक जैसी आदतों पर मुस्कुराते थे। दोनों ही अपनी बीवियों के आगे झुकना नहीं चाहते थे और उन्हें अपने तरीके से हैंडल भी करना चाहते थे। वो बहुत मासूम लड़की है, उससे नरमी से पेश आना, और बहुत मोहब्बत भी करती है तुमसे। आमना बेगम जाते जाते भी उसे हदायत करने से बाज नहीं आई थी, जबकि ये सावल उनके साथ लगाता उनकी इस मोहब्बत पर मुस्कुरा दिया था, जिनकी वजह से उसकी ज़िंदगी में एक बहुत ही प्यारी हस्ती का इजाफा हो गया था, जो उसकी ज़िंदगी में इस वक्त दाखिल हुई थी जब वो अपनी ज़िंदगी के सबसे संगीन मोड़ पर था। मगर मिराल ने उसे अपनी ज़ात में ऐसा उलझाया था कि वो अपनी ज़ात के गम तो भूल ही गया था। सावन आमना बेगम को रुखसत करता ऊपर रूम में आया था, जहाँ मिराल अपनी पैकिंग करते जाने की तैयारियों में थी। बेड पर पर्स का सूट केस रखा था, जबकि अपने हैंड बैग में सारी चीज़ें चेक करती वो जैसे ही सीधी हुई रूम लॉक करके अंदर आते ही सावल को देख उसकी धड़कनें मुंतशिर हुई थी। कहाँ जा रही हो तुम? ये सावल पैंट के पॉकेट्स में हाथ डाले खड़ा कड़े तेवरों से उसे घूरते हुए बोला था। आमना खाला के साथ। मिराल ने अपना सूटकेस उठाते मुख्तसर जवाब दिया था। तुम मेरी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाओगी। सावल उसके हाथ से सूटकेस लेकर ड्रेसिंग टेबल की जानिब उछाल गया था, जिसका शीशा जोरदार आवाज़ के साथ चकनाचूर होता ज़मीन बोस हुआ था। मिराल ने सहम कर उसकी जानिब देखा था। सूटकेस खुलकर उसका सारा सामान इर्द गिर्द बिखर गया था। क्यों नहीं जा सकती आपकी इजाज़त के बगैर? मिराल उसके सीने से शर्ट को मुट्ठी में दबोचे बोली थी। वो इस वक्त उसी सादा से होले में मलबूस ये सावल के बहुत करीब खड़ी थी। क्योंकि तुम मेरी मलकियत हो, भारी रकम के अवज़ ख़रीदा है मैंने तुम्हें। अब तुम्हें सारी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारनी होगी। जो मैं कहूँगा वही करना होगा। तुम्हें मेरे आगे ये नखरे दिखाने और मुझे नज़रअंदाज करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होगी। ये सवाल उसे अपने नहायत करीब किए बोलता मिराल को साकत कर गया था। वो भीगी आंखों से उसे तके गई थी। ये सावल खान अफरीदी की अना एक बार फिर से उसकी मोहब्बत के आगे जीत गई थी। वो उसके सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार करके झुकना नहीं चाहता था। उसके लिए उसे अपने पास रोकने के खातिर वो उसे इस संगीन अल्फाज कह गया था, जिसने मिराल के दिल को छलनी करके रख दिया था। वो मज़ीद एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाए थे। आई एम सॉरी। सर झुकाए उसने भीगी आंखों के साथ कहते ये सावल खान अफरीदी के दिल के कई टुकड़े कर दिए थे। वो मुठ्ठियाँ भींचे उसके बहते आंसू देख रहा था। रोने की इजाज़त भी नहीं होगी। उसके दोनों बाजों को अपनी गिरफ्त में लेते वो होंठों से उसके गिरते आंसू चुनता मिराल को कपकपाने पर मजबूर कर गया था। मिराल ने घबरा घबरा कर पीछे होना चाहा था, जब उसकी दोनों कलाइयाँ थाम कर कमर पर मोड़ते वो उसकी मज़ाहमत तर कर गया था। मेरे करीब आने पर मुझसे दूर होने की इजाज़त भी नहीं है। अपने जज्बात पर काबू ना रख पाते वो झुका था और मिराल की गर्दन के निचले हिस्से पर जगमगाते तिल को अपने होंठों में लेते मिराल के सिसकारी निकाल गया था।
تکلیف کے باوجود بھی اس سے دور نہیں ہو پائی تھی کیونکہ اس کی جانب سے اجازت نہیں تھی۔ آپ بہت ظالم ہیں۔ میرال نم لہجے میں بولتی اس کے اتنے سنگین الفاظ کے باوجود بھی اس کے سینے میں سماتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ میں جانتا ہوں مگر کیا کروں، ایسا ہی ہوں۔ یہ ساول خان افریدی چھپنا نہیں جانتا تھا، یہی اس کے سب سے بڑی کمزوری تھی جس سے وہ خود بھی بہت اچھے سے واقف تھا۔ کبھی خود نکل جانے کو کہتے ہیں، کبھی زبردستی روک لیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ کاش آپ کو بھی کسی سے شدید محبت ہو اور وہ بھی ایسے ہی تڑپائے آپ کو، تب آپ کو احساس ہوگا۔ میرال اس کے سینے سے لگی اذیت سے چور لہجے میں بولی تھی۔ بد دعا دے رہی ہو مجھے؟ ساول اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بیٹھ کے جانب بڑھا تھا۔ اس لمحے اس لڑکی کو اکیلی چھوڑنے پر اس کا دل نہیں مان پایا تھا اور شاید اندر کہیں اپنے ہی بولے جانے والے الفاظ اسے شرمندہ کر گئے تھے۔ مگر وہ کیا کرتا، وہ شروع سے تھا ہی ایسا۔ اسے دوسروں کی خوشی کے مطابق چلنا نہیں آتا تھا، وہ صرف وہی کرتا تھا جو اسے چاہیے ہوتا تھا۔ ہاں، میرال نے روٹھے لہجے میں جواب دیا تھا۔ اس کے معصومانہ اقرار پر یہ ساول کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اس کے سنگین الفاظ پر اسے جدا ہونے کے بجائے وہ دل برداشتہ ہوتی اسی کی پناہوں کی طلبگار تھی۔ یہ ساول خان افریدی کو یہ لڑکی اسی وجہ سے سب سے منفرد لگتی تھی، اور اگر وہ شدید محبت تم سے ہی ہو گئی تو… یہ ساول بیڈ پر لیٹتے اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ میرال اس سے دور ہونے کو تیار ہی نہیں تھی، جیسے فائقہ یہاں بھی آ کر اسے چھین لے گی۔ میں اتنی خوش قسمت کبھی نہیں رہی۔ میرال کو جیسے یقین تھا کہ یہ ساول اس سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی، مگر اس بات کا خوف ضرور تھا کہ وہ واپس فائقہ جیسی شاطر لڑکی کی جانب نہ پلٹ جائے جو مطلبی لڑکی دوبارہ سے اس کو اذیت دینے کا باعث بن سکتی تھی۔ آپ فائقہ کے پاس واپس چلے جائیں گے؟ اس کے سینے سے سر اٹھاتے میرال نے پوچھا تھا۔ تم بھی تو یہی چاہتے ہو؟ یہ ساول نے ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کا سوال گول کر دیا تھا۔ مگر اس کی اس بات پر میرال بالکل خاموش رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جب اسی لمحے یہ ساول کا فون بجا تھا۔ اسکرین پر جگمگاتا فائقہ کالنگ دیکھ میرال ایک بار پھر سے آنسوؤں میں ڈوبی تھی۔ مگر یہ ساول اس کی آنکھوں کے سامنے کال کاٹتا، اسے اپنی پناہوں میں بھرتا، لائٹ آف کرتے آنکھیں موند گیا تھا۔ ہر سوچ کو اپنے دماغ سے جھٹک دو، یہ ساول خان افریدی تمہیں کبھی نہیں خود سے جدا کرے گا۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے یہ ساول اس لمحے خود بھی سکون کا طلبگار اسے خود میں بھیج گیا تھا۔ کل اس کی زندگی کا سب سے اہم دن ثابت ہونے والا تھا۔ میں ملنا چاہتا ہوں تم سے، امان شیرازی فون کان سے لگائے ہوئے تھا جب اسے عباس خان افریدی کی بے بسی سے لبریز آواز سنائی دی تھی۔ کچھ وقت پہلے میں نے بھی آپ سے یہی ڈیمانڈ کی تھی عباس خان افریدی، امان شیرازی نے سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑتے اپنے مخصوص سرد لہجے میں جواب دیا تھا۔ مجھے میری بیٹی واپس کر دو، تم جو کہو گے میں تمہاری ہر بات مانوں گا۔ عباس افریدی کی بیٹی کی جدائی نے ان کی اکڑ ختم کر دی تھی۔ معاف کیجیے گا، اب وہ صرف آپ کی بیٹی نہیں میری بیوی بھی ہے اور اب میرے پاس ہی رہے گی۔ امان نے بات کرتے اسے اپنے ساتھ لگی گلاس ڈور کی جانب دیکھا تھا جہاں اسے سومل آتے دکھائی دی تھی۔ تم نے یہ شادی اس سے زبردستی کی ہے، صرف اپنا انتقام پورا کرنے کی خاطر۔ میں تمہاری ہر بات مانوں گا، میری بیٹی کو میرے پاس واپس بھیج دو۔ عباس افریدی امان شیرازی کے آگے گڑ گڑا رہے تھے۔ سومل امان کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کے بابا سے بات کر رہا ہے۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا تھا جب امان ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو آپ کی بیٹی واپس کرنے کو تیار ہوں، مگر اس سے پہلے آپ کو میری شرطیں ماننی ہوگی۔ امان اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ سومل یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے یہ لگا تھا کہ یہ شخص اس کے بابا کی جائیداد میں سے حصہ مانگے گا یا پھر کوئی خطیر رقم، مگر امان شیرازی کے بولے گئے الفاظ اسے حیرت زدہ سا کر گئے تھے۔ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے وہاں ایک بہترین ادارہ قائم کروانا ہوگا آپ نے، جس میں وہ اپنی گریجویشن تک تعلیم حاصل کر سکے۔ ان پر ان کے گھر والوں کی جانب سے کوئی روک ٹوک نہ ہو اور نہ ہی خان حویلی اور بلوچ حویلی والوں کا کوئی خوف، اور ساتھ ہی ایک ہاسپٹل بھی تعمیر کروانا ہوگا جس میں تمام جدید مشینری موجود ہو تاکہ گاؤں کے غریب لوگ شہر جا کر اپنا علاج کروانے کی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ آج تک غریب مزاروں کا خون چوس چوس کر اپنا جو بینک بیلنس اور زمین ہتھیار رکھی ہے نا آپ نے، اس میں سے کچھ حصہ آپ ان غریبوں پر بھی لگا دیں۔ امان شیرازی کے کہے الفاظ سومل خان افریدی کو منجمد کر گئے تھے۔ یہ شخص ایسا کیوں بول رہا تھا؟ اس نے تو آج تک یہی سنا تھا کہ امان شیرازی ایک بہت برا انسان ہے جو صرف لوگوں کو نقصان پہنچانا ہی جانتا ہے، اور وہ یہ سب کر کے صرف اس علاقے کی سرداری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امان کی بات سن کر دوسری جانب خاموشی چھا گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اپنی بیٹی واپس نہیں چاہیے آپ کو؟
समुल को थाम कर सोफे पर बिठाकर वो उसके मुकाबले कुर्सी खींच कर बैठता, उसके जख्मी पैर का मुआयना करने लगा था, जो उसके लिए बहुत ही मामूली जख्म था, मगर सोमल खान अफरीदी जैसी नाजुक लड़की के लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा अजियत का बाइस था। सोमल इस वक्त इतने अजीब से एहसासात के शिकार हो चुकी थी कि वो उसकी गिरफ्त से अपना पैर भी नहीं निकाल पाई थी। मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ। अब्बास खान अफरीदी इतना तो समझ गए थे कि जब तक वो इस जिद्दी और सरफिर इंसान की बात नहीं मानेंगे, वो उनकी बेटी को ज़िंदगी भर उनसे मिलने नहीं देगा। और उनके मुताबिक इस दरिंदा सिर्फ इंसान के पास उनकी लाडली बेटी न जाने किस हाल में होगी। वो पहले ही उसकी बात ना मानकर अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा चुके थे, अब मज़ीद वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। जो इंसान खुद ही अपने गांव में लड़कियों की तालीम के सख्त खिलाफ था, वो अब खुद अपने हाथों से तालीमी इदारे की बुनियाद रखने वाला था। वो पहले इसी गलतफहमी था कि जैसे हातिम शराजी को उसने रुस्वा करके गांव से निकाला था, अमान शराजी के साथ भी वो ऐसा ही करेगा। मगर अब उसे अंदाज़ा हो चुका था कि अमान शराजी कितना टेढ़ा इंसान है, जो उन्हें पहले ही वार में बहुत बुरी तरह मात दे चुका था। अब जैसे ही मेरी ये शरात पूरी करेंगे, आपकी बेटी आपको वापस मिल जाएगी। सोमल की जानिब देखते बोलता वो फ़ोन बंद कर गया था। सोमल उसकी गिरफ्त से पैर निकालते उसकी जानिब तके गई थी। तुमने मेरा किडनैप इस वजह से किया है? सोमल ने उसके तीखे नकुश से निगाहें नहीं हटाई थी। हाँ, क्यों? तुम्हें क्या लगा मैंने ये सब किसी मोहब्बत के तहत किया है? अमान ने उसके दोनों हाथ थामते पूछा था। मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए भी नहीं है। सोमल ने उसकी गिरफ्त से अपने हाथ निकालने चाहे थे, मगर निकाल नहीं पाई थी क्योंकि अमान की गिरफ्त बहुत ज़्यादा मजबूत थी। मगर मुझे तो चाहिए है ना तुम्हारी मोहब्बत। तुम्हारे पास तो बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ खान हवेली के शहजादी मुझसे मोहब्बत करें। उसकी शफाफ हथेलियों पर अपने लब रखते अमान ने आज पहली बार उससे इतने नरम लहजे में बात की थी। सोमल ने अपनी घुनेरी पलकें उठाकर उसकी जानिब देखा था। यह इंसान अब तक उसके साथ क्या कर कुछ कर चुका था, वो उसकी सूरत देखने की भी रवादार नहीं थी। मगर उसे अगवा करने से पहले वो उसके घर वालों से कोई नजायज़ डिमांड नहीं कर रहा था, बल्कि गांव के लोगों की भलाई की खातिर उन्हीं की मदद करना चाहता था। वो जानता था कि अब्बास खान अफरीदी की मर्ज़ी के बगैर उस काम में कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता था। वह हर जानिब उन्हीं की इजारादारी थी। अगर अमान शराजी अपने बलबूते पर कुछ करता भी, तो उन सब पंचायत वालों ने उसके साथ भी वही सलूक करना था जो उसके बाबा के साथ किया गया था। तुमने अपनी शरात पूरी करवाने की खातिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। सुमन कहीं न कहीं उसके गाँव वालों को लेकर सोचकर जान कर खुश हुई थी, मगर वो उस शख्स ने जो उसके साथ किया था उसके लिए वो उसे माफ़ नहीं कर सकते थे। तुमसे ऐसा किसने कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है? तुम्हारी ज़िंदगी तो सँवर चुकी है अमान शराजी की बीवी बनकर। मुझे एक बार जानने की कोशिश तो करो, मैं इतना बुरा इंसान भी नहीं हूँ। अमान शराजी उसकी हथेलियों को अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता उसके सामने से उठ गया था। मुझे तुम्हें जानने का कोई शौक़ नहीं है। सोमल भी अपनी जगह से उठी थी। तुम बहुत ज़्यादा मगरूर हो। पहले सुना था, अब देख भी लिया है। अमान दूर जाती सोमल का सब आंचल अपनी गिरफ्त में ले चुका था। वो इस वक्त पैरेट कलर के सूट में मलबूस अपनी स्याह जुल्फ़ों को जुड़े में मुकीद किए हुए नहायत ही लापरवाह से हुलिये में अमान शराजी के दिल के तार छेड़ गई थी। दुपट्टे के खिंचाव पर सोमल ने पलट कर उसकी जानिब देखा था। तुमने मुझे अगवा करके यहाँ लाना था ताकि मेरे बाबा से अपनी शराइत मनवा सको। अब क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है। समल को समझ नहीं आ रहा था कि वो बार बार उसे अपने करीब करने की कोशिश क्यों कर रहा था। तुम्हें किसने कहा है कि मेरा मकसद पूरा हो चुका है? अमान आहिस्ता आहिस्ता उसका आंचल अपने हाथ में लपेटते उसके करीब जा रहा था। तुम्हारा दूसरा मकसद कभी पूरा नहीं होगा। सोमल उसके करीब आने पर चंद कदम पीछे हटे थे, जब अमान ने उसके कमर में बाजू हमाल करते उसे अपने करीब तर कर लिया था। इतना कि उसकी गर्म सांसें सोमल के चेहरे को झुलसा झुलसा रही थी। तुम्हारा बाप और भाई मेरे खून के प्यासे हुए पड़े हैं। बज़ाहिर तो मेरी बात मानकर वो स्कूल की तमीज़ शुरू करवा देंगे, मगर जैसे ही मैं उनके सामने जाऊंगा वो मुझे मरवा कर उस स्कूल की तमीज़ भी रुकवा देंगे। उसके चेहरे की जानिब झुक कर उसके एक एक नक्श पर अपने होंठों का लम्स छोड़ता वो उसकी सांसें मुंतशिर कर गया था। सोमल ने उसकी गुर्बत पर घबरा कर पीछे होना चाहा था, मगर अमान उसके गिर्द अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत कर गया था। प्लीज़ दूर रहो मुझसे। सोमल की पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। वो उस शख्स से दूर होना चाहती थी, मगर हो नहीं पा रही थी। जब उसकी हालत देख अमान ने उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया था। दूर रहना चाहती हो तो यही कोशिश करो कि मेरे सामने कम आओ, तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अमान उसके ग्रेस पर मुठियाँ भेजे उसकी जानिब से रुख मोड़ कर खड़ा हो गया था। निकाह से पहले उसने भी यही सोचा था कि वो इस लड़की से अपनी नफरत बरकरार रखेगा, वो उसे अपने करीब नहीं करेगा,
मगर उसके करीब करने पर वो जिस तरह दूर होने की कोशिश करती और चीखती चिल्लाती थी, अमान को उसे छेड़ने में मज़ीद मज़ा आने लगा था। मगर आहिस्ता आहिस्ता उसे महसूस हो रहा था कि सोमल खान अफरीदी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करने के चक्कर में वो खुद ही इस मरज़ का शिकार बन रहा था। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे सामने आने का। सोमल को उसका यूं रुख फेरना बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला गया था। वो भी तब कर बोली थी, तुम्हें तमीज़ से बात करना नहीं आती क्या? उसके बदले हाजी पर अमान ने वापस पलटती सोमल की कलाई दबोचते उसे वापस अपनी जानिब खींच लिया था। वो सीधी उसके सीने से जा टकराई थी। तुमसे ऐसे ही बात करना आता है? अमान के नरम रवैये की वजह से सोमल के अंदर उससे दूबदू बात करने का हौसला पैदा हो चुका था। उसके करीब करने पर सोमल बिना घबराए बोली थी, पूरा नसीराबाद जिस इंसान के नाम से कामता है, तुम उसके सामने इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। इस बात का अंजाम क्या हो सकता है जानती हो तुम? अम्मा ने उसके गालों में पड़ते डिम्पल्स पर होंठ रखते सोमल की धड़कनें बढ़ा दी थी। उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगा था। सारी तेजी तरारी एक ही पल में हवा हुई थी। मैं नहीं डरती तुमसे, सोमल ने कामती आवाज़ में उसे कहा था। उसकी निगाहें अपने बहुत करीब मौजूद उस शख्स के घुनेरी मूंछों पर थी, जो उसकी शख्सियत को मज़ीद बारोब बना रही थी। अमान शराजी के वजूद से उठती महक सोमल के हवासों को मुअत्तल कर रही थी। उसका दिल तेज़ रफ्तारी के साथ धड़क रहा था, जिनकी धड़कनों को उसने अमान शराजी से पोशीदा रखना चाहा था। तो फिर ये कपाहट किसके खौफ की वजह से है? उसके दिल फरेब गुलाबी होंठों को अंगूठे से मसलते अमान ने उसको मज़ीद लाल कर दिया था। तुम मुझे इस तरह अपने हिसार में नहीं जकड़ सकते। सोमल ने उसके सीने पर दोनों हथेलियां जमाते उसे खुद से दूर धकेला था। जब अमान उसकी दोनों कलाइयां अपनी गिरफ्त में लेता, अपने दोनों अतराफ बांधता, उसका चेहरा अपने करीब तर कर गया था। अगर मैंने तुम्हें अपना असीर बनाने की कोशिश की तो बच नहीं पाओगी, इसलिए मुझ पर इन बातों का इल्ज़ाम मत लगाओ जिसमें मैं बेकसूर हूँ। अमान ने उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते वार्न किया था। इससे पहले कि सोमल उसके आगे से हटती, बाहर फायरिंग का शोर गूंज उठा था। थोड़ी ही देर में उस बुरी तरह से फायरिंग हो रही थी, जैसे न जाने कितने सारे लोगों ने एक साथ धावा बोल दिया। अमान ने जल्दी से बाहर जाना चाहा था, जब सोमल जल्दी से उसका बाजू थाम कर उसे रोकते उसके सीने में जा समाई थी। अमान जहाँ था वहीं खड़े का खड़ा रह गया था। ये लड़की करना क्या चाहती थी वो खुद समझ नहीं पा रहा था। वो उससे दूर होना चाहते थे या उसे अपने करीब देखना चाहते थे। तुम बाहर क्यों जा रहे हो जब ये बात जानते हो कि वो लोग तुम्हें मारने आए हैं? अमान के सीने से लगी वो उसके गिर्द अपनी नाजुक बाहों का मजबूत हसार बनाए बोलती। वो अमान शराजी को चकरा कर रख गई थी। उसने सोमा खान अफरीदी के साथ खेल खेलना चाहा था, मगर ये लड़की तो उससे भी कहीं बड़ा गेम प्लान कर चुकी थी। तुम्हारे भाइयों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, वादा है मेरा तुमसे। जाने दो मुझे अब। वो लोग मेरे आदमियों से ज़्यादा तादाद में हैं, मार देंगे उन्हें। अमान इस जज्बाती लड़की की बेख्तियारी में कहीं बात का मफहूम समझे बगैर यही समझा था कि वो अपने भाइयों के खातिर ऐसा बोल रही है। उसने सोमल की गुदास बाहों का हसार अपने गिर्द से हटा दिया था। सोमल ने उसे देखा था, वो उसे रोकना चाहते थे। उसे अमान शराजी के लिए अपने भाइयों की नफरत का अंदाज़ा था। वो जानती थी कि वो लोग उसे मार देंगे, मगर वो ज़िद्दी शख्स उसके कहने पर भला कहाँ रुकने वाला था। किसी भी कीमत पर बाहर नहीं मत निकलना। वो अपनी गन निकालता बिना एक बार भी पलट कर उसकी जानिब देखे वहाँ से निकल गया था, जबकि उसका यह अंदाज सोमो खान अफरीदी के दिल पर छुरियां चला गया था। वो किसके लिए दुआ करती? एक जानिब उसके जान से प्यारे भाई थे तो दूसरी जानिब उसका मजाजी खुदा, जो चाहे ज़बरदस्ती ही सही मगर उसके दिल और ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता अपना तसल्लुत जमा रहा था। खुद को इस इंसान से नफरत करने पर मजबूर करने के बावजूद वो ऐसा नहीं कर पाए थे। निकाह की ताकत हर जज्बे पर भारी थी, जो बड़ी बड़ी नफरतों को मोहब्बत में बदल गई थी। सोमल की नफरत तो फिर बहुत ही ज़्यादा मामूली थी। अमान के जाने के बाद बाहर फायरिंग की आवाज़ में कई गुना इजाफा हो चुका था। सोमल सोफे के साथ नीचे बैठी चेहरे को घुटनों में दिया खौफ के आलम में फूट फूट कर रो दी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी कभी उसके लिए इतने मुश्किल मोड़ पर आ खड़ी होगी। काफ़ी देर के बाद जाकर फायरिंग थमी थी और 5 मिनट के बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। सोमल ने गोद से सर उठाकर भीगी पलकों से ऊपर देखा था, जहाँ उसे मुलाजमा अंदर आते दिखाई दी थी। बीबी साईं, अमान साईं का कहना है कि आप सो जाएं और फिक्र मत करें, सब ठीक है। आपके भाइयों को कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत वापस लौट गए हैं। मुलाजमा ने अमान का भेजा गया पैगाम उस तक पहुँचाया था। अमान शराजी कहाँ है? वो ठीक तो है? अपने भाइयों की जानिब से फ़िक्र ख़त्म होने के बाद सोमल खान अफरीदी को अमान शराजी की फ़िक्र हुई थी। जी बीबी साईं, साईं का कहना है कि वो ठीक है, मुलाजमा ने बिना झूठ बोले जवाब दिया था। मुझे सच सच बताओ, अगर वो ठीक है तो खुद अंदर क्यों नहीं आया? सोमल को मुलाजमा की निगाहें चुराना मशकूक कर रहा था।
बीबी साईं अमान साईं को गोली लगी है। उन्होंने अपने बंदों को और आपके भाइयों को कोई नुकसान नहीं होने दिया, मगर उन सबको बचाते बचाते आपके भाइयों के हाथों खुद जख्मी हो गए हैं। मुलाजमा के लहजे में अपने साईं के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र और अकीदत झलक रही थी। वो सोमल की सारी बात बताते रो दिए थे, जबकि सोमल को लगा था जैसे किसी ने उसका दिल अपनी मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। वो मुलाजमा की अगली बात सुने बगैर अपनी शाल उठाते रूम से निकल आई थी। बीबी साईं ने सख्ती से मना किया है, आप वहाँ नहीं जा सकते। मुलाजमा उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ उतरती उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर सोमल उसकी कोई भी बात सुने बगैर नीचे ड्राइंग रूम में आन पहुंची थी, जहाँ से डॉक्टर उसकी बैंडेज करता उठ रहा था। अमान के इर्द गिर्द उसके बहुत सारे गार्ड्स मौजूद थे। सोमल बिना किसी का लिहाज के अंदर कदम रख गई थी। अमान, उसकी भीगी आवाज़ पर अमान शराजी ने निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा था। बाकी सब लोग निगाहें झुका गए थे। सोमल बिना कुछ बोले उसके चौड़े सीने में आन समाई थी। अमान उसकी इस हरकत पर खुद साकत रह गया था, जबकि इर्द गिर्द खड़े लोग इस तरह से सर झुकाए वहाँ से निकलते चले गए थे। सोमल खान अफरीदी, ये क्या हरकत थी? अमान साकत सा बैठा उसके गिर्द अपना हिसार भी नहीं बांध पाया था, जबकि अपने सीने पर महसूस होती उसकी भीगी सांसें और तेज होती धड़कनें अमान शराजी के ज़ब्त को बुरी तरह आजमा गई थी। वो उसके गिर्द अपने बाजू का हिसार कायम करते उसे खुद से करीब तर कर गया था। तुम जो करने की कोशिश कर रही हो सोमल अफरीदी, ये तुम पर ही भारी पड़ सकता है। मैं कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रही। सोमल ने भीगी पलकें उठाकर उसकी जानिब देखा था। उसका आंसुओं से लबरेज शफाफ चेहरा देखता वो कितने ही लम्हे मोहब्बत रह गया था। वो दोनों एक ही दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार होने से खुद को बचाना चाहते थे, मगर इतना ही एक दूसरे के करीब आ रहे थे। दोनों ही अपने गिरद बंधे इस जाल में बुरी तरह उलझ रहे थे। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। प्लीज़ ऐसे मत रो। किसी को अपने लिए इस तरह रोते देखने की आदत नहीं है। अमान ने उसके आंसू साफ करते कहा था। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के काफ़ी करीब बैठे थे। मैं नहीं जानती मेरे साथ क्या हो रहा है, मगर तुम्हारी तकलीफ़ मुझे तकलीफ़ पहुंचा रही है। सोमल ने उसका चेहरा थामते कहा था, जबकि उसकी बात पर अमान शराजी ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया था। मुझे रूम तक छोड़ोगी? उसकी बात का जवाब दिए बगैर अमान अपनी जगह से उठा था। सोमल का आंचल इस वक्त भी उसकी मुट्ठी में दबा था। वो अगर साथ आने से इनकार भी करती तो अमान ने पहले ही उसका आंचल अपनी गिरफ्त में दबोच लिया था। न जाने क्यों, मगर उसे सोमल का आंचल थामना अच्छा लगता था। यह बात सोमल ने भी नोट की थी। उसे चलने में सहारे की ज़रूरत नहीं थी, मगर सोमल को अपने लिए परेशान देख वो उसे अपने साथ देखना चाहता था। सोमल उसके साथ उसके रूम तक आई थी। अमान अब भी अलग बेडरूम में सोता था। उसने पहले दिन जिस मुश्किल से खुद पर ज़ब्त कायम रखा था, वैसी मुश्किल सिचुएशन वो खुद पर दोबारा नहीं लाने देना चाहता था, मगर आज उसे सोमल खान अफरीदी की शिद्दत से तलब हुई थी। सोमल उसे बेड पर लेटते देख जैसे ही वापस पलटी, अमान ने अपनी गिरफ्त में मौजूद उसका दुपट्टा अपनी जानिब खींचा था। सोमल के कंधों से उसका दुपट्टा फिसल चुका था। उसने पलट कर लाल होती रंगत के साथ अमान की जानिब देखा था। मेरा तकिया ठीक कर दो। अमान ने अपने सर के नीचे रखे तकिए की जानिब इशारा किया था, जो ठीक करने के लिए सोमल को उसके काफ़ी करीब आना पड़ा था। मगर उस वक्त सोमल उसका मकसद जाने बगैर सर हिलाती जैसे ही आगे बढ़ी, अमान ने खुद पर झुकी सोमल की कमर में बाजू हमाल करते उसे खुद पर गिरा लिया था। सोमल का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। अमान शराजी, ये क्या? सोमल ने कुछ बोलना चाहा था, मगर अमान उसके होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में लेता उसके तमाम अल्फाज अपने अंदर उतार गया था। उसने हाथ बढ़ाकर सोमल के बालों में से कैसे निकालकर जूड़ा खोल दिया था। उसकी घनेरी जुल्फें आबशार की तरह उन दोनों के ऊपर बिखर गई थी। सोमल उससे जितना दूर जाने की कोशिश कर रही थी, अमान शराजी की गिरफ्त उतनी ही तेज़ होती जा रही थी। सोमल को अपना सांस फूलता महसूस हुआ था। उसे गहरे गहरे सांस लेते देख अमान ने उसके होंठों को आज़ादी बख्शते अब उसकी गर्दन को निशाना बनाया था। तुम्हारी कुर्बत में एक मीठा सा सुरूर है सोमल खान अफरीदी, जो अमान शराजी को अपना आप भुलाने लगता है। मैं तुम्हारे करीब नफरत के शदीद एहसास के ज़ेरे असर आया था, मगर तुम्हारी इस महकती कुर्बत ने अमान शराजी को अपना आप भुला दिया है। अगर तुम मज़ीद मेरे इतने करीब रही तो शायद मैं इन जुल्फ़ों का असीर हो जाऊँ। उसकी गर्दन पर जा बजा अपने होंठों का लम्स छोड़ते हुए सोमल को खुद से दूर कर गया था। थोड़ी देर में ही उस जंगली दरिंदे ने उसका हशर बिगाड़ कर रख दिया था। सोमल को अपने वजूद का हर वो हिस्सा जलता महसूस हुआ था जहाँ अमान शराजी ने अपने लम्स छोड़ा था। सोमल की बिखरी हालत अमान शराजी का मज़ीद बहकाने का बायस बन सकते थे, इसलिए उसने सोमल की जानिब देखने से गुरेज बरतते अपनी आंखें मूंद ली थी। मगर सोमल का अंचल अब भी उसके हथेली की मजबूत गिरफ्त में था।
جسے نکالنے کی ناکام کوشش کرتے آخر کار وہ تھک ہار کر واپس وہیں ٹک گئی تھی۔